संयुक्त राष्ट्र में भारत को वीटो पावर मिले, इसके लिए यूरोप के एक देश ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ कह दिया है कि हम भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए दुनिया की किसी भी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार है। ये देश कोई और नहीं बल्कि रूस का जिगरी यार बेलारूस है। रशिया ने ये कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं एज फॉर ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये बशानी साहब एक बड़ी यूनिक पोजीशन है कि बाइडेन इंडिया में आके इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर यही बात कहता है और रशिया भी यही कहता है कि दोनों पोल्स अपार्ट हैं पॉलिटिकली हर लिहाज से, लेकिन दे हैव अ कंसेंसस ऑन इंडिया। भारत को खुदारा हिंदू की नजर से देखना बंद कर दो, उसको टू नेशन थ्योरी पे ना चल 76 साल हो गए, इसको कोशिश करो बंद करने की, उसकी तरक्की की किताबें पढ़ना शुरू करो। तो इंडिया को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को नहीं देख रहे। इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी दुनिया समझती है कि यार ये एक क्रेडिबल कंट्री है। अब इंडिया आप देख लें 2030-35 तक शायद वन ऑफ द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड हो जाएगा। अब रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3-4 मेन पावर्स हैं। तो आप इतनी तारीफ इंडिया की अगर करेंगे, देखने वाले आपको ये कहेंगे उनको वीटो पावर के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है। जैसा कि एलन मस्क ने बोला कि इनको वीटो पावर मिलनी चाहिए है। अभी क्या बोलते हैं, उनका मुकाबला तो चाइना के साथ हो रहा है। अगर उनको वीटो पावर मिल जाती है तो वो और कितना स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए, इंडिया जितना भी स्ट्रांग हो सके वो चाइना को कम्पीट अभी बहुत दूर है चाइना से, क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़ी फ्लाइट जो है, एक बहुत बड़ा जंप जो है डेमोक्रेसी के मैदान में लिया और न सिर्फ ये कि अपने आप को मनवाया, बल्कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के तौर पे मनवा लिया, जिस पे आज पाकिस्तान समेत कोई के अलावा और कोई मुल्क एतराज़ नहीं करता कि जो है वो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक भारत को वीटो पावर बनने के लिए, यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए टोटल 122 देश समर्थन कर रहे थे। आज एक नया नाम जुड़ गया, रूस का करीबी दोस्त बेलारूस ने भी खड़े होकर यूएन में कहा कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी में जरूर मिलनी चाहिए इस बार की जो बैठक है। यानी भारत को वीटो पावर जरूर मिलना चाहिए। और इसी के साथ 123 देश हो चुके हैं जो कह रहे हैं कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। 123 के साथ साथ 4 वीटो नेशंस भी समर्थन कर रहे हैं। वीटो नेशन में फ्रांस, रूस, ठीक है, यूके और यूएसए, ये 4 देश भी कह रहे हैं कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। टोटल 197 में से 130 देश कह रहे हैं भारत को मिलनी चाहिए और पाकिस्तान समेत 2-4 देश हैं जो मना कर रहे हैं और 60 के करीब देश हैं जो न्यूट्रल है। वो कह रहे हैं अगर मिल गया भारत को तो अच्छी बात है और अगर नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। 60 देश ऐसा कह रहे हैं। सिर्फ चाइना, पाकिस्तान समेत कुछ देश मना कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो यूएन जैसी संस्थाएं जो होती हैं ये तो जनमत आधारित होती हैं। जनमत जिसके साथ हो वही जो है होता है यूएन में। जब इतने सारे देश एक साथ खड़े होकर कह रहे हैं भारत को मिलना चाहिए, 4 स्थायी सदस्य भी कह रहे हैं भारत को वीटो और यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, तो सिर्फ अकेले चाइना के और 2-4 देशों की वजह से भारत को हमेशा के लिए वीटो पावर से नेग्लेक्ट किया जाए? अगर दोस्तों ऐसा इस बार की बैठक में होता है तो भारतीय जो स्पोक पर्सन है यूएन में, उन्होंने सीधा इंडिकेशन दिया कि अगर इस बार भी भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती है तो भारत कुछ ऐसा कर जाएगा जो किसी भी दुनिया को अच्छा ना लगे, दुनिया में किसी देश को अच्छा ना लगे। इसका सीधा सा मतलब कि भारत यूएन को छोड़ सकता है। ठीक है, ऐसे संस्था का कोई फायदा नहीं है जिसमें एक के कहने की वजह से 130 देशों की राय रद्द की जाए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा काम्बोज ने कहा कि जब 1945 में परिषद की स्थापना की गई थी और नई सदी की भू राजनीतिक वास्तविकताओं से काफी समय पहले बदल गई है। इन नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए G4 मॉडल का प्रस्ताव है कि 6 स्थायी और 4 या 5 गैर स्थायी सदस्यों को जोड़कर सुरक्षा परिषद की सदस्यता मौजूद 15 से बढ़कर 25 से 26 की जाए। रशिया ने उसको सपोर्ट की। जी ये मैंने बाहर अर्ज की के देखें, ये बहुत कम लोगों को पता है। हिस्टोरिकली 1947 में दुनिया इंटरेस्टेड थी कि वो भारत को जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाए, चीन को नहीं। और उसकी 2 वजूहत थी। एक ये थी कि चेयरमैन माओ की वजह से दुनिया चीन से खौफजदा थी और उसके खिलाफ थी। और दूसरा ये है कि भारत उस वक्त भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिबरल प्रोग्रेसिव लीनिंग की वजह से जो है लोगों के लिए एक्सेप्टेबल था। तो उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि भारत को जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट दी जाए। उसके रास्ते में रुकावट कौन बना? खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू।
चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो तीसरी दुनिया की पॉलिटिक्स कर रहे थे, थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और उस वक्त जो नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसमें उसने चीनी भी साथ मिला लिए थे, उसमें इंडोनेशियन भी मिला लिए थे, उसमें मोरक्को और अलजायर से लेके अफ्रीका के कई कंट्रीज भी साथ ले ली थी। तो उनकी पॉलिटिक्स थी कि जी ये दुनिया जो है एक जस्टिफाइएबल जो है वो जगह होनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप हमें ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये आके चीन का बनता है। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी चीन के पास पहले ताइवान की अलायंस ये पोजीशन थी, तो हम ये चीन को इससे महरूम नहीं कर सकते। वो अपनी आबादी और हिस्टोरिकल रीजन की वजह से इंटाइटल्ड है, इसलिए हम उसकी सपोर्ट करेंगे। जिसका मतलब ये है कि आज से 75 साल पहले इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने में कोई रुकावट नहीं थी। अगर कोई रुकावट थी तो वो खुद अपनी उनकी थी कि हम नहीं बनते, आप इनको बना लें। और यही वजह है कि शुरू में हिंद चीनी भाई भाई और वो जो इतना एक पुरजोश किस्म का पूरा मामला था चीन और इंडिया के दरमियान, वो सारी चीज़ें अनटिल जो उनके दरमियान वार हो गई और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, तो उसके पीछे यही पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिटिक्स थी। तो आज तो इंडिया जो है वो उसकी निस्बत कहीं जगह वेल प्लेस्ड, आबादी के एतबार से भी डिज़र्व करता है, डेमोक्रेसी के भी हवाले से जो वैल्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, ड्रॉबैक्स जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया वो भी मौजूद हैं। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में फरिश्ते नहीं बैठते, दैट्स नॉट ए फोरम ऑफ फरिश्तास। वो जो है उसमें इसी तरह के लोग होते हैं, उसमें रूस भी है, उसमें चीन भी है। तो उसमें जो है वो इंडिया तो बहरहाल एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, जिस एक सिविलाइज्ड रास्ते पे चल रहा है और बहुत सारी वैल्यूज़ इंटरनेशनली जो है वो उसकी इस तरह की हैं कि जिनको जो है वो प्रोमोट कर सकता है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ओपनली जो है तारीख में पहली दफ़ा दिल पे पत्थर रख के तो इंडिया की हमायत में निकल के आ जाना चाहिए और बाकायदा स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि जनाब हम इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल में नशिस्त जो है उसको सपोर्ट करते हैं, जो कि इंडिया डिज़र्व करता है। और इंडिया को सीट मिलती है तो हमें मिलती है। आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे हम अपने कलर, इलाके, अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बहुत सारी चीज़ों की वजह से तो बहरहाल उसका हमें भी तो, हमारी इज्जत में भी तो इजाफा होगा ना जी। अब ये बात तो नहीं है ना कि वहाँ पे ये सारी जो तकसीम है वो इन्हीं बुनियादों पे है। तो इसलिए जनाब मैं नहीं समझता कि इसमें पाकिस्तान जो है वो हलकान होना शुरू हो जाए और उस भागना शुरू हो जाए कि जी ये क्यों हो रहा है, या इस वजह से समझे कि वो इंडिया को अंडर प्रेशर करके तो कोई मसला हल करा देगा। तो इस पे मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि ये इसके ऑपोजिट होगा। अंडर प्रेशर होके मसला हल नहीं होगा, बल्कि प्रेशर हटाएं ताकि मसले हल हों। जिसका मतलब दूसरा ये है कि आप जो है वो इख्तलाफात ख़त्म करके दोस्ती करें, नेगोशिएशन शुरू करें, ताकि आपके दरमियान जो मसले हल हों, ना कि ऑल द वे अराउंड। सब आप जो बात कह रहे हैं कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ तो 11,000 वोल्ट चला रहे हो, तो ये तो इधर तो पॉलिटिकल सुसाइड होगी किसी भी पॉलिटिकल प्लेयर के लिए। अभी तो हमारे उनके साथ 50,000 किस्म के और मसले सेट होने हैं और आप कह रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी काउंसिल में करें। मेरा नहीं ख्याल है वो ये एक और सिनेरियो है, लेकिन मैं नहीं समझता पाकिस्तान बरसाब ये कर सकता है। और जब तक मामलात हमारे दूसरे और चीज़ों पे ना सेटल हों, एक थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन हो जाए, तो जारी बात है इन केस अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे एग्री होती है, जो कि मेरा ख्याल है नहीं ही होगी। अभी इंडिया ने बड़ा तेज़ प्रोसेस कर दिया हुआ है। अभी हाल ही में ORF और इंडिया का जो मिशन है UN में, उन्होंने न्यूयॉर्क में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी कराई इस पे, ग्लोबल साउथ थिंक टैंक्स की और जी के मल्टीलैटरलिज्म को जो है वो किया जाए और सिक्योरिटी काउंसिल को कैसे क्या करना है। सो बड़ी तेज़ी से चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी रियलिटी जो है वो अभी बन नहीं पा रही।